नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। बात करेंगे भारत के भूगोल की, और भारत के भूगोल में आज हमारा टॉपिक है भारत की नदियां, जिसमें से हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा भारत की नदियों में वो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं नदियों की। तो भारत जो है वो एक नदियों का देश है, नदियों का देश कहलाता है। चूँकि छोटी बड़ी सभी नदियों को अगर मिला करके देखा जाए तो लगभग 4000 के करीब नदियां भारत में बहती हैं, और इन नदियों का महत्व तो बहुत बड़ा है। चाहे वो जीव को, ये कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है, और ये साधन हुआ करती थी। इनका महत्व तो काफ़ी है, और इस महत्व को हम कैसे जान सकते हैं? इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो किसी न किसी नदी घाटी में ही हुई हैं। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, ये किसी न किसी नदियों के किनारे। चीन की जो है वो दोस्तों हांगहो नदी का नाम सुना होगा। ऐसे ही अगर बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई, तो दजला और फरात नदियां वहाँ विकसित हुई। और अगर बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की, तो ये भी नील नदी के घाटी में विकसित हुई थी। भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई थी। तो इन नदियों का महत्व प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा रहा है। आज भी ये नदियाँ किसी भी देश में सिंचाई का मुख्य साधन है। तो कृषि के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचाई का जो साधन है, वो मुख्य रूप से आज भी हम लोग देखते हैं कि नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो नलकूपों के माध्यम से की जाती है। फिर भी नदियों का महत्व तो आज भी है, चाहे वो पनबिजली पर विद्युत बनाने के लिए हो या डायरेक्ट सिंचाई के लिए हो। तो इन नदियों के जल का उपयोग हम कई तरीके से करते हैं। दोस्तों भारत की नदियों को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको कई भागों में बांट लेते हैं। अलग अलग टुकड़ों में जब इसको बांट लेते हैं तो हमें पढ़ने में आसानी होती है, और आपको यहाँ पर समझने में भी आसानी होगी। तो किस तरीके से इसको हमने बांटा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, भारतीय नदी प्रणाली को हमने 2 पार्टों में बांटा। पहला नंबर हिमालयी नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। हिमालयी नदियाँ वो नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय में ही हुआ हो, ठीक है, ऐसी नदियों को हम हिमालयी नदियाँ बोलते हैं। हिमालयी नदियों की बात करें कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो सिंधु नदी तंत्र अर्थात सिंधु और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उन सभी को मिलाकर के हम सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। देखिए, ये सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज हमें पढ़ना है, मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे तिब्बत में सांगोपो बोलते हैं, और इसमें भी कई नदियाँ इसके दाएं और बाएं तट में आकर के मिलती हैं। तो एक पूरा सिस्टम बनाती है, एक जाल बनाती हैं, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर, ये गंगा नदी है। तो गंगा की कई सहायक नदियाँ हैं, जो कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय से आकर के मिलती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो दक्षिण के पठार से आकर के इसमें मिल जाती हैं। तो एक पूरा जाल सा बनता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो ये हिमालयी नदियों के बारे में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करें तो इनको भी हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, मतलब यहाँ से पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ। दोस्तों विंध्य श्रेणी इस तरीके से विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और फिर इसके बाद यहाँ पर सतपुड़ा है। तो जब मैं पर्वतों के बारे में बात करूंगा तब यहाँ पर ये चीज़ें बताऊंगा। तो इस तरीके से हम पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियों के रूप में प्रायद्वीपीय नदियों को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में मुख्य नदियों की अगर बात करें तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी है। ऐसे ही अगर हम विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियों की बात करें तो महानदी, ताप्ती नदी और नर्मदा मुख्य नदियां इसमें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे भारतीय नदी प्रणाली को बांट सकते हैं और आसानी से चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिमालयी नदियों के बारे में, और हिमालयी नदियों में पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस पूरे सिंधु नदी तंत्र को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसका मैप। तो आपको थोड़ा सा मैप के बारे में बता देता हूँ ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो।
देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पर्वतनुमा संरचना बनी हुई है। इस पर्वतनुमा संरचना से ही ये सिंधु नदी को दिखाया गया है। ये सिंधु नदी ब्लू कलर में ऐसे बहती हुई इस तरीके से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी रेड कलर की। ये दोस्तों ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। 3 पर्वत श्रेणियों को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके बाद सिंधु नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं उनके बारे में यहाँ पर पा रहे होंगे कि ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, ये रावी नदी है और ये ब्यास नदी है और ये सतलज नदी है। तो कुल मिलाकर के सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां हैं? 6 नदियों के बारे में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये भारत में भी बहती हैं। हालांकि इस सिंधु नदी तंत्र में सिर्फ 6 नदियां नहीं हैं, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो इसके दाहिने तट पर आकर के मिलती हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सिर्फ सिंधु नदी तंत्र इतना ही नहीं है, इसकी ये तो सभी के सभी बाएं तट पर मिल रही हैं। इसके दाएं तट पर आकर के मिलने वाली भी नदियां हैं। उन सभी को मिलाकर के हम क्या नाम देते हैं? सिंधु नदी तंत्र। तो इस बात को आप याद रखिए। यहाँ मैप पे मैंने जरूर नहीं बनाया है, लेकिन आपको मैं अभी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम लोग वो सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। देखिए सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। अब ये शब्द जो है पूर्ववर्ती वो क्यों आया? चूंकि हिमालय निर्माण के पहले ही टेथिस सागर में कुछ नदियां अपना जल गिराती थी, अर्थात हिमालय के पहले ही वो बहती थी। ये जो एरिया है ये टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति का है। जैसे कि आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि हैरी हेस के द्वारा दी गई, उन्होंने बताया था कि इधर चीन है और ये पूरा इस तरफ एशिया और इधर यूरोप है। उस पूरे जिस प्लेट पर एशिया और यूरोप है उसे हम यूरेशियन प्लेट नाम देते हैं। और ये वाला भाग जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है ये दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, अर्थात ये अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि इस तरीके से अफ्रीका से टूट करके इसका विस्तार जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ आज भी जारी है। तो यहाँ पर एक सागर था जिसे हम टेथिस सागर नाम देते थे। इस टेथिस सागर में चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो सिंधु नदी हो, चाहे सतलज नदी हो, वो अपना जल गिराया करती थी। और एक चीज़ और है कि इस एरिया पे टेथिस सागर के एरिया पे जब चट्टानों का निर्माण हुआ और फिर इन चट्टानों यूरेशियन प्लेट और इस इंडियन प्लेट के टकराने के बाद जब हिमालय का निर्माण इस तरीके से हुआ तो ये जो नदियां हैं इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला। कौन सी नदियां? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और इन्होंने क्या किया कि हिमालय धीरे धीरे उठ रहा था। कैसे? जैसे ये इस तरीके से पर्वत है और नदी ने क्या किया कि यहाँ बीच से रास्ता काट दिया। शुरू से ही जब ये उठ रहा था तभी तो यहाँ से इसने रास्ता काट करके इस तरीके से खड्ड का निर्माण कर दिया, जिसे हम गार्ज नाम देते हैं। नदी आज भी ऐसे बह रही है। तो ये लाखों हजारों लाखों वर्ष पहले की कहानी है। और इस तरीके से ये जो पर्वत है वो उठते गए और नदी जो है वो अपना रास्ता काटती गई, मतलब रास्ते के सामने जो भी बाधाएं आती गई उनको हटाती गई और ये नदी ने अपनी दिशा को नहीं बदला। तो ये नदियां अर्थात कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हिमालय निर्माण के पहले ही बहती थी और यही एक कारण है कि इन्हें हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। तो पूर्ववर्ती नदियों में सिर्फ सिंधु ही नहीं है, ब्रह्मपुत्र भी है और सतलज भी है। ओके, सिंधु नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो तिब्बत के पठार से होता है। किस पर्वत से होता है? तो दोस्तों यहाँ पर तिब्बत के पठार में ही कैलाश पर्वत है, तो कैलाश पर्वत से होता है। किस ग्लेशियर से होता है अगर ये पूछा जाए तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ये ग्लेशियर किस पर्वत में है? तो कैलाश पर्वत में है। कैलाश पर्वत किस पठार में, मतलब किस एरिया पे आता है? तो चीन या तिब्बत में आता है। ठीक है, तो ये तिब्बत का पठार भी यहीं पर है। तो सिंधु नदी इस तरीके से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों सिंधु नदी
एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय क्यों कहेंगे? क्योंकि ये 3 देशों में बहती है। कौन कौन से देश? सबसे पहले इसका उद्गम तो तिब्बत से होता है और तिब्बत चीन के अधीन है, तो हम चीन कह सकते हैं। तो इसका उद्गम चीन से होता है, ठीक है। तो कुछ दूरी तक तो ये चीन या तिब्बत में बहती है। उसके बाद जब ये भारत में प्रवेश करती है तो कुछ दूरी तक भारत में बहती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में काफ़ी दूरी तक ये बहती है। इस तरीके से 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कह सकते हैं। सिंधु नदी, आप देख रहे हैं ये 3 रेड कलर की लाइनें हैं, जिसमें से पहली जो ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय है, जो जिसे हम पार हिमालय भी कहते हैं। अर्थात ये जो हिमालय है हमारा बृहद हिमालय, इससे ये आगे है, इसके पार है, इसलिए इसको हम पार हिमालय कहते हैं। इस पार हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिनके नाम क्या है? पहली जो देख रहे हैं ये काराकोरम है, दूसरी लद्दाख है और तीसरी जास्कर है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि सिंधु नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के बहती है? तो यहाँ आप देख रहे होंगे KLJ। तो यहाँ ये जो लद्दाख है, L का मतलब लद्दाख, K का मतलब काराकोरम, J का मतलब जास्कर, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए सिंधु नदी बहती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कौन सा शहर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है? एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि लद्दाख का कौन सा जिला सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के तट पर लेह बसा हुआ है, भारत का एक शहर लेह। तो लद्दाख का एक जिला है लेह, जो कि सिंधु नदी के तट पर ही बसा हुआ है। इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। सिंधु नदी आगे प्रवेश करती है और उसके बाद पीओके वाले क्षेत्र में एक जगह है गिलगित। कौन सी जगह है? गिलगित बाल्टिस्तान। तो गिलगित के पास में ही एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम सिंधु गार्ज नाम देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कलर का मैंने 2 लाइनें बनाई हुई हैं, उसके बीच से दिखाया है। तो ये गार्ज है, और गार्ज का मतलब होता है महाखड्ड। क्या होता है? महाखड्ड। अरे सीधा महागड्ढा कह सकते हैं, ठीक है। या ऐसी घाटियां जिसे हम आई आकार की घाटी कहते हैं, जैसे मैंने यहां पे बताया ना। तो इस तरीके का गड्ढे का निर्माण, खड्ड का निर्माण करती है सिंधु नदी। कहां पर? गिलगित के पास में। और फिर ये खड्ड कैसे बना? चूंकि बृहद हिमालय को नदी ने काटा और बृहद हिमालय उड़ता गया और बीच से रास्ता बनता गया, तो इसे हम महाखड्ड बोलते हैं। लगभग 10,000 फुट की गहराई है इसकी, ठीक है। तो ये फिर यहां से सिंधु गार्ज के बाद ये फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। चलिए, सिंधु नदी के बारे में तो आप सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी अगले सहायक नदी की। यहां आप देख रहे होंगे ये JH लिखा हुआ है, तो ये JH का मतलब है झेलम नदी। तो झेलम नदी भी सिंधु नदी तंत्र की एक नदी है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है। इन सारे पॉइंट्स को आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी, जिसका उद्गम सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से होता है। मतलब सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी कौन सी है जिसका उद्गम जम्मू कश्मीर से होता है? वो है झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से होता है, और ये शेषनाग झील से आगे बहते हुए फिर वुलर झील के पास में जाती है। वुलर झील में भी किस और नदी का पानी है दोस्तों? झेलम नदी का पानी है। और फिर ये आगे बढ़ते हुए ऐसे भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के साथ साथ कुछ दूरी तक बहती है। उसके पश्चात ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता। और वितस्ता का युद्ध किन 2 राजाओं के मध्य हुआ था? सिकंदर और राजा पुरु या पोरस के मध्य में, जिसे हम हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं। और कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ऐसे याद हमें रहता है, इसलिए मैंने बताया। तो झेलम नदी इस तरीके से यहाँ पर चिनाब के साथ में मिल जाती है। झेलम नदी, अब पूछा जाता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, या श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही बसा हुआ है। इस पॉइंट्स को भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद झेलम नदी जब चिनाब के साथ मिल जाती है, तो चिनाब के साथ किस जगह पर मिलती है? सिंधु सराय।
एक जगह है पाकिस्तान में जिसका नाम है सिंधु सराय। सिंधु सराय नामक जगह पर ये झेलम नदी अपना जल चिनाब नदी के साथ में मिला देती है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद हम अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी है दोस्तों चिनाब नदी। चिनाब नदी को हम क्या नाम देते हैं? अस्किनी नदी भी बोलते हैं, अस्किनी। तो यहां पर मैं नोट दे रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अस्किनी किसे बोलते हैं? चिनाब नदी को। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा दर्रे के समीप से होता है। कौन सा दर्रा? बाड़ालाचा ला, ठीक है, यहां से होता है। और ये फिर चिनाब नदी आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में ही चिनाब नदी में झेलम नदी का जल मिल जाता है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। इसका प्राचीन नाम, इसका उद्गम कहां से होता है, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और इनकी लंबाइयों के बारे में मैं अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगली जो नदी है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश से ही होता है। दोस्तों मैं एक साथ बता दूं कि सिंधु नदी तंत्र की 3 नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम हिमाचल प्रदेश से ही होता है, जिसमें से आपने देखा एक चिनाब, तो दूसरी है रावी और तीसरी है ब्यास। इन तीनों नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश से ही होता है। तो चिनाब के बारे में आपने देखा कि ये बाड़ालाचा दर्रे के पास से निकलती है। लेकिन जब हम रावी नदी की बात करते हैं जिसका प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? परुष्णी। तो याद रखिए ये प्राचीन नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो रावी का प्राचीन नाम परुष्णी है और इस रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के पास में रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रे के समीप से ही इस रावी नदी का उद्गम होता है। ठीक, कहां पर? हिमाचल प्रदेश से। और फिर ये रावी नदी, जिसे हम परुष्णी भी कहते हैं, आगे बहते हुए जाती है और फिर इसमें चिनाब और झेलम का जो जल है वो आकर के इसमें मिल जाता है। ठीक है, किसमें? रावी नदी में। अगली नदी की बात करते हैं तो ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम भी दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इसका भी उद्गम हिमाचल प्रदेश में ही होता है। रोहतांग दर्रे के समीप एक जगह है ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। किसका? ब्यास नदी का। दोस्तों ब्यास नदी के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सारी नदियां जो हैं सिंधु नदी तंत्र की वो पाकिस्तान में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन ब्यास नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर रही है। ये सतलज नदी में अपना जल गिरा देती है भारत में ही। और भारत में किस राज्य में? तो दोस्तों यहां पर है पंजाब। और पंजाब राज्य के में ही एक जगह है कपूरथला। और कपूरथला के हरिके नामक जगह पर, कहां पर? हरिके। तो कपूरथला के हरिके नामक जगह पर ब्यास नदी क्या करती है? सतलज के दाहिने तट पर आकर के अपना जल छोड़ देती है। तो ब्यास सतलज की सहायक सिद्ध हुई। ठीक है, उसके बाद अगली जो नदी है वो है दोस्तों सतलज, जिसका प्राचीन नाम है शतुद्री। क्या नाम है? जिसका प्राचीन नाम है शतुद्री। ये इसका प्राचीन नाम है सतलज का। सतलज का उद्गम मानसरोवर झील के पास में ही तिब्बत में राक्षस ताल से होता है। कहां से? राकस ताल भी कहते हैं या राक्षस ताल से। तो ये तिब्बत में है और मानसरोवर झील के पास में ही ये स्थित है, जहां से सतलज नदी का उद्गम होता है। दोस्तों भारत में सतलज नदी कहां पर प्रवेश करती है? तो भारत में ये हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और यहां पर भी ये एक महाखड्ड का निर्माण करती है, एक गार्ज का निर्माण करती है, जिस तरीके से सिंधु नदी ने गिलगित के पास में सिंधु गार्ज का निर्माण किया था। वैसे ही सतलज नदी भी हिमाचल प्रदेश में क्या करती है? एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम शिपकीला गार्ज बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? शिपकीला। दोस्तों शिपकीला गार्ज तो बनाती है सतलज नदी और ये शिपकीला दर्रे के पास में ही बनाती है, इसलिए उस गार्ज का नाम हम शिपकीला गार्ज रख देते हैं। तो शिपकीला दर्रे के पास से ही ये सतलज भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश के बाद ये बहती हुई पंजाब में आती है और पंजाब के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र की, या कह सकते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
सतलज। तो देखा आपने कि इस तरीके से ये कुल मिलाकर के सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां हैं? 6 नदियां हैं। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी तंत्र में कुल मिलाकर के कितनी नदियां हैं? 6 नदियां हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज इसके बाएं तट पर आकर के मिलती है और यह सतलज नदी बाकी की चारों नदियों का जल लेकर के संयुक्त रूप से कहां पर? पाकिस्तान के मीठन कोट, पाकिस्तान के मीठन कोट। तो पाकिस्तान का मीठन कोट या इसे मीठान कोट भी कहते हैं। तो मीठन कोट के पास में आकर के सिंधु के बाएं तट पर, देखिए ऐसे है ना, तो ये वाला दिशा बाएं और इधर वाली दाएं। तो सतलज कहां पर मिल रही है? बाएं तट पर। तो सिंधु के बाएं तट पर आकर के सतलज नदी बाकी की चारों नदियां अर्थात झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास का जल लेकर के संयुक्त रूप से पाकिस्तान के मीठन कोट नामक जगह पर छोड़ देती है और उसके बाद सिंधु नदी आगे बढ़ती है और फिर अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो पाकिस्तान का जो कराची है वो लास्ट में ही पड़ता है, ठीक है, वो लास्ट में ही पड़ता है। तो कराची के पास से गुजरते हुए फिर ये अरब सागर में अपना जल छोड़ देती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, ठीक है। तो ये जानकारी हुई। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए। ये तो थी बाएं तट पर आकर के मिलने वाली नदियों के बारे में। अब कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि सिंधु के दाहिने तट पर मिलती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहां पर आप ये ब्लू कलर का देख रहे होंगे, रेड के बीच में थोड़ा सा जगह है। ये कौन सी नदी है? ये दोस्तों है श्योक नदी। श्योक नदी, और श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है और ये सिंधु के दाहिने तट पर आकर के मिलती है श्योक नदी, और ये कहां बहती है? लद्दाख में। तो ये देख रहे हैं कि लद्दाख पर्वत श्रेणी को बीच में काटती हुई सिंधु के दाहिने तट पर आकर के मिल जाती है और फिर ये आगे बढ़ती है सिंधु के साथ में। आगे गिलगित पड़ता है, तो गिलगित में ही एक गिलगित नदी भी बहती है यहां पर, ठीक है। यहां पर गिलगित नदी है जो कि किसके साथ में? सिंधु के साथ में मिल जाती है। उसके बाद और आगे जाने पर एक नदी है जिसे नाम देते हैं काबुल, ठीक है। तो काबुल हो गया, गोमल हो गया, कुर्रम, स्वात, सिगार, इस तरीके से और भी सारी नदियां हैं जो इसके दाहिने तट पर आकर के मिलती हैं। तो काबुल है, गोमल है, कुर्रम है, स्वात है, ये नदियां सिंधु के दाहिने तट पर आकर के अपना जल गिराती हैं। तो देखिए ये पूरा एक जाल सा बन गया। सिर्फ यही 5 नदियां नहीं, बाकी और भी नदियां हैं, लेकिन उनके बारे में हम ज्यादा डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो हमारे देश में नहीं बहती हैं, ठीक है। वो हमारे देश में नहीं बहती हैं, इसलिए उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो ये कुछ नदियां हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, एक चीज आपने सुनी होगी, सिंधु नदी जल विवाद। तो सिंधु नदी जल विवाद किन 2 देशों के मध्य में है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सिंधु नदी तंत्र की ज्यादातर क्या, सभी की सभी नदियां, और कौन सी नदियां? जो कि सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर के मिलती हैं। इन नदियों का जल भारत में होकर के ही फिर पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तो ऐसी स्थिति में विवाद होना लाजमी है, क्योंकि भारत इन नदियों का अगर जल की दिशा को मोड़ देता है या यहाँ पर ढेर सारे बांध बना देता है, तो ऐसी स्थिति में इन नदियों का जल पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये विवाद बहुत पुराना है और कई बार विवाद हुआ, कई बार इस पर बातचीत भी हुई, लेकिन बात सफल नहीं होती है। ये बात सफल कब होती है? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में, ठीक है। 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल समझौता होता है,
भारत और पाकिस्तान में। इस संधि पत्र पर उस समय तत्कालीन हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अयूब खान, कौन? अयूब खान, इन लोगों ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद ये 1961 में पूरी तरीके से लागू हुआ। कब? 1961 ईस्वी में। तो याद रखिए 1960 में ये समझौता हुआ था, लेकिन इस समझौते की जो शर्तें हैं वो 1961 में लागू हुई। अब बात ये करते हैं कि समझौते में आखिर क्या हुआ था, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि सिंधु नदी तंत्र में कुल मिलाकर के 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब समझौते में यह रखा गया कि ये जो पूर्व की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इन नदियों के जल का भारत 80% उपयोग कर सकता है। वो 80% उपयोग इनका करेगा और क्या करेगा? बाधा रहित वो पाकिस्तान में इन नदियों के जल को आने देगा। एक तो ये समझौता हुआ। दूसरा, इसकी जो और पश्चिमी नदियां हैं जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों के जल का भारत सिर्फ 20% ही उपयोग करेगा। इन 3 नदियों के जल का 20% भाग ही भारत उपयोग कर सकता है। तो यह समझौता था। अब इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए सिंधु, ठीक, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, तो इन 3 नदियों के जल का भारत कितने प्रतिशत उपयोग करेगा? मात्र 20%, और 80% जल जो है वो पाकिस्तान में जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ये पॉइंट थोड़ा सा छूट रहा था, इस पर ध्यान दे देते हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये कितने किलोमीटर बहती है? 1114 किलोमीटर। अगर हम पीओके वाले एरिया को भी हटा दें, कुछ दूरी तक ये पीओके में भी बहती है, तो ऐसे में 709 किलोमीटर की दूरी में ही ये भारत में बहती है। दोस्तों ये एशिया की बड़ी नदियों में से एक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये बताइए एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यांगजी नदी या यांगटीसी क्यांग नदी, जो कि चीन में बहती है और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और इस यांगटीसी क्यांग नदी की लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। ठीक है, इतनी लगभग लंबाई है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी क्यांग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऐसे में दोस्तों आंसर होगा ब्रह्मपुत्र या सांगपो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। हालांकि 2900 किलोमीटर पूरी जो है वो भारत में नहीं बहती है, लेकिन मैंने प्रश्न क्या किया है? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र है, और भारत में बहने वाली सेकेंड नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। सिंधु नदी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। यह इसका पूरा अपवाह क्षेत्र है, इतने क्षेत्रफल पर यह बहती है। इसीलिए विश्व की महानतम द्रोणियों में से इसको हम एक मानते हैं, अर्थात ये काफी बड़ी द्रोणी है इसकी। सिंधु नदी की लंबाई मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो देखिए 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन भारत में कितने क्षेत्रफल में बहती है? तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,21,289 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये बहती है। ओके, हाँ, तो बात कर रहे थे कि सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो वो सिंधु नदी है, वो सिंधु नदी है। इसीलिए यहां देख रहे हैं कि सिंधु, झेलम और चिनाब,
इन 3 नदियों के जल का पाकिस्तान 80% उपयोग में लाएगा और भारत कितना करेगा, सिर्फ 20%। यही चीज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा था। तो ये 20% जल का उपयोग कौन करेगा, इंडिया। ठीक, अर्थात इन 3 नदियों के जल का 80% कौन उपयोग करेगा, पाक। ऐसे ही ये जो बाकी की 3 नदियां हैं, ठीक है, कौन सी, रावी, उसके बाद ब्यास और फिर सतलज, इन तीनों नदियों के जल का 80% कौन उपयोग में लाएगा, इंडिया। और इन नदियों के 20% जल का उपयोग कौन करेगा, पाक। यह समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे हम सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं। ठीक है, जिसे हम सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं। तो ये चीज को भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें काफी सारी बातें हो चुकी हैं और बाकी कोई बात अगर छोटी रह गई होगी तो फिर हम अगले वीडियो में इसके बारे में बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो और इसी तरीके की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, सूचना उसकी पाना चाहते हैं, तो बगल में जो बेल आइकन बना हुआ है, जो घंटी बनी हुई है, उसको आप प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।